नमस्कार। शुरू करते हैं भूगोल लूसेंट का। शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरोटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे, ठीक है। जो भूगोल शब्द है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले इरोटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे। कैसे विद्वान थे? ग्रीक के रहने वाले विद्वान थे। 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व में इनका कार्यकाल, मतलब कि जन्म मृत्यु हम लोग देख सकते हैं। यह शब्द जो है, ये शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्राफोस से मिलके बना है, जिसमें जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ क्या है? वर्णन, है ना। तो हम लोग देखते हैं दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बन जाएगा? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी मतलब हम लोग देख चुके थे जियो था, और ग्राफोस मतलब क्या था? वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन क्या बन गया हमारा? तो सबसे पहले हम लोग देखने कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरोटोस्थनीज ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ग्रीक विद्वान थे। ये ग्रीक शब्द ग्रीक भाषा से लिया भी गया था, है ना। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। आगे देखते हैं भूगोल के नामकरण। जो इनका नामकरण किया गया था भूगोल, यह एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासी को जाता है। किसे जाता है? जो भूगोल जो है इसका नामकरण किसने किया था? देखिए, प्रयोग जो भूगोल शब्द का प्रयोग जो किया था वो इरोटोस्थनीज ने किया था, ठीक। लेकिन भूगोल का नामकरण जो बोल रहा है, नामकरण इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासी को जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में, अर्थात पृथ्वी का वर्णन में, जस पीरियोडस का मतलब क्या हो गया हमारा? पृथ्वी का वर्णन, है ना, जस पीरियोडस। तो याद रखिएगा, जस पीरियोडस का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। इसमें हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जो लिखा था जस पीरियोडस में, जो पृथ्वी का वर्णन, इसका मतलब हुआ जिसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया। जितने भी भूगोल के तत्व हैं उसमें क्रमबद्ध लिखा गया है, ठीक ना। जस पीरियोडस पुस्तक में जस पीरियोडस किसका है? हिकेटियस का है। याद रखिएगा, जस पीरियोडस किसका है? हिकेटियस का है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिल गई थी। मतलब कि अध्ययन के लिए, मतलब कि सीखने सिखाने के लिए, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में क्या मिल गया था? मान्यता मिल गया था, है ना। 20वीं शताब्दी में देखते हैं, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या दिखाता है? 20वीं शताब्दी में आरंभ में भूगोल और मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, पहला संभववाद और दूसरा निश्चयवाद, है ना। तो पहला संभववाद जो था और दूसरा क्या था? निश्चयवाद था, है ना। तो संभववाद जो था ये क्या था? तो देख रहे हैं हम लोग, ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भूगोल और मनुष्य और भूगोल में पर्यावरण पारस्परिक संबंध है, इसको विकसित किया गया था दो विचारधारा के तहत। कौन सा विचारधारा? तो हम लोग देखे थे संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद क्या कहता है? तो इसके अनुसार मनुष्य अब अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है? समर्थ है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डीला ब्लास्क और फेब्रे। कौन है भूगोलवेत्ता? कौन है? वाइडल डीला ब्लास्क है और फेब्रे हैं। कौन है? वाइडल डीला ब्लास्क और फेब्रे। ध्यान रखिएगा, संभववाद क्या कहता है कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है? समर्थ है। मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, जैसा चाहेगा वैसा बना सकता है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति जैसा कि उसी के हिसाब से ये चाह सकता है वैसा कर सकता है। अपने संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है? इसका उपयोग कर सकता है। तो इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे? तो भूगोलवेत्ता थे वाइडल डी ब्लास्क और फेब्रे। कौन कौन थे? वाइडल डी ब्लास्क थे और फेब्रे थे, दो आदमी जो भूगोलवेत्ता थे। इनके कहने का मतलब था ये इस विचारधारा से समर्थन करते थे, वाइडल डीला ब्लास्क और फेब्रे, ठीक ना। तो संभववाद का अर्थ ही हो सकता है कि इसमें संभव है कि मनुष्य जैसा चाहेगा वैसा पर्यावरण को रख सकता है। और निश्चयवाद क्या कहता है? निश्चयवाद देखते हैं दोस्तों। तो निश्चयवाद कहता है कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। माने जैसा ही मनुष्य सारा काम करता है वो पर्यावरण जैसा चाहता है वैसा करता है, पर्यावरण के हिसाब से मनुष्य चलता है। अतः मनुष्य के स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की इसमें स्वतंत्रता बहुत कम है। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, जैसा पर्यावरण चाहेगा वैसा वो रहेगा। तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भूगोलवेत्ता। कौन थे? रीटर थे और कौन थे? रेटजेल थे। रीटर और रेटजेल थे, ठीक ना। तो रीटर और रेटजेल नवीन निश्चयवाद के संस्थापक थे, और एलन सैम्पुल जो थे और हंटिंगटन भी थे, ठीक ना। एलन सैम्पुल और हंटिंगटन भी थे। चार भूगोलवेत्ता इसमें थे। कौन कौन थे? रीटर, रेटजेल, एलन सैम्पुल और हंटिंगटन। चार को याद रखिएगा जो निश्चयवाद का समर्थन करने वाले थे। कौन कौन? रीटर,
रेटजेल जो थे, रेटजेल जिसमें से थे वो नवीन निश्चयवाद का संस्थापक थे। जो निश्चयवाद देख रहे हैं इसका जो नवीन निश्चयवाद था इसका संस्थापक था रेटजेल, है ना। तो नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कौन हो जाएगा, रेटजेल हो जाएगा। और भूगोलवेत्ता जो थे 4 को हम लोग देखे थे, रिटर, रेटजेल, एलन सैम्पुल और हंटिंगटन, ये चारों निश्चयवाद का समर्थन कर रहे थे। और बाइडल, डी ब्लास्क और फेब्रे किसका समर्थन कर रहा था, तो ये संभववाद का, किसका, संभववाद का समर्थन कर रहा था। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा, संभववाद का समर्थन करने वाला बाइडल, डी ब्लास्क और फेब्रे, और निश्चयवाद का समर्थन करने वाला रिटर, रेटजेल, एलन सैम्पुल और हंटिंगटन, जिसमें से जो रेटजेल था वो नवीन निश्चयवाद का भी संस्थापक था। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोग ये जो पिंक कलर में है इसको ध्यान में रखते हैं एक बार। चलिए, जो भूगोल का जनक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक, जन्म देने वाला, भूगोल को जन्म देने वाला कौन था, हिकेटियस था। हिकेटियस ने हम लोग देखे थे यहाँ पे कि हिकेटियस की अपनी एक पुस्तक थी जो जस पीरियोडस, हिकेटियस का ही ना पुस्तक था जस पीरियोडस, अर्थात इसमें क्या था, पृथ्वी का वर्णन था, सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध इसमें समावेश किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग भूगोल का जनक कौन देख रहे हैं, हिकेटियस को देखते हैं। हिकेटियस जो था वो भूगोल का जनक है ना। और इरेटोस्थनीज कौन था, इरेटोस्थनीज था जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इरेटोस्थनीज शब्द का प्रयोग करने वाला था, है ना। नामकरण किसने किया था, तो यूनान के निवासियों ने भूगोल का नामकरण किया था, और शब्द का प्रयोग कौन किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था, याद रखिएगा। तो हम लोग देख रहे थे भूगोल का जनक जैसे कि हिकेटियस था। वर्तमान भूगोल का जनक पूछे तो कौन हो जाएगा, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो वर्तमान भूगोल का जनक हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और भूगोल का जनक कौन हो जाएगा, हिकेटियस हो जाएगा। ठीक है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहलाएगा। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन कहलाएगा, इरेटोस्थनीज कहलाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं भौगोलिक भूगोल का जनक है पोलोडोनियम। कौन है, पोलोडोनियम। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज जो कौन थे, इरेटोस्थनीज वही थे जो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे, वही। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक वही हो जाएंगे हमारे, इरेटोस्थनीज ही हो जाएंगे, है ना। और हिकेटियस जो थे, हिकेटियस के बारे में देखे थे, इनका जो था पुस्तक था जस पीरियोडस, है ना। इन्हें ये कौन थे, तो भूगोल के जनक थे हिकेटियस, है ना। तो हम लोग 3 कौन कौन सा देख लिए, तो एक भूगोल का जनक देख लिए हिकेटियस, वर्तमान भूगोल के जनक दे दिया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और व्यवस्थित भूगोल के जनक देख लिए इरेटोस्थनीज। तीनों को हम लोग ध्यान में रखिएगा, जनक कौन है, हिकेटियस, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। भौतिक भूगोल के अगर जनक देखा जाए, भौतिक भूगोल के जनक तो कौन हो जाएंगे, पोलोडोनियम। भौतिक भूगोल के जनक हो जाएंगे पोलोडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक, अगर सांस्कृतिक भूगोल देखा जाए तो कार्ल ओ सावर। कौन हो जाएंगे, कार्ल ओ सावर, सांस्कृतिक भूगोल के जनक। भौतिक भूगोल के जनक पोलोडोनियम। प फ भ, है ना, इसमें आ रहा है ना, प फ भ, तो प से पोलोडोनियम, प फ भ, भौतिक भूगोल के जनक पोलोडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर। तो स से सांस्कृतिक, स से सावर हम लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है, कार्ल ओ सावर है। कौन है, कार्ल ओ सावर है। गणितीय भूगोल के कौन है, गणितीय भूगोल अगर देखा जाए तो थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े थे ना गणित में, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। गणितीय भूगोल के जनक है थेल्स प्रमेय, संस्थापक है गणितीय भूगोल के संस्थापक है थेल्स। और कौन है, एनेक्सीमिंडर। कौन है, एनेक्सीमिंडर। थेल्स है और एनेक्सीमिंडर है जो गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता देखा जाए, पूरा विश्व ग्लोब है, ग्लोब का निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैहम है। कौन है, मार्टिन बैहम। माटी से हम लोग याद करते हैं, माटी से पूरा ग्लोब बना दिया। क्या बना दिया, ग्लोब को किसे बनाया, माटी से। तो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, मार्टिन बैहम, याद रखिएगा। विश्व मानचित्र देखा जाए, अगर मानचित्र देखा जाए, ग्लोब तो बना दिया माटी से, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, अनेक्सीमेंडर है। कौन से, अनेक्सीमेंडर है, अनेक्सीमेंडर, है ना, मेंडर। तो मेकर से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, मेकर, म से मेंडर, है ना, म से मेंडर। तो विश्व मानचित्र बनाने वाला कौन था, मेंडर था, और ग्लोब बनाने वाला मार्टिन था। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन था, मेंडर था, अनेक्सीमेंडर। आगे देखिएगा, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है, स्ट्रैबो है। कौन है, स्ट्रैबो है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार करने कौन है, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार करने कौन है, स्ट्रैबो है, याद रखिएगा, स्ट्रैबो है। क्रमबद्ध भूगोल के भी जो कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही है। तो क्रमबद्ध भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट होंगे। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हुए। हम लोग दोनों को याद रखना है। तो क्रमबद्ध बोले या फिर वर्तमान बोले, कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान बोले या फिर कौन बोले, वर्तमान बोले और क्रमबद्ध बोले, दोनों भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ तक देख लिए थे।
भूगोल की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना होता है ना। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य होता है लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल जितने भी आकाशीय पिंड है, स्थल है, महासागर है, जीव जंतु है, वनस्पति है, फल फूल है, ये सब जो भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली होती है सबको क्या कहा जाता है? तो हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल में जो देखा जाता है विश्व में, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसको किसने दिया था परिभाषा? ये सब परिभाषा किसने दिया था? तो एस्ट्रेबो ने दिया था। एस्ट्रेबो ने देखा, हम लोग एस्ट्रेबो के बारे में ऊपर देखे थे। एस्ट्रेबो कौन थे? तो एस्ट्रेबो वही थे जो भौगोलिक विश्वकोश की रचना किए थे। भौगोलिक विश्व की रचना करने वाले कौन थे? एस्ट्रेबो थे। एस्ट्रेबो थे ना, तो वही एस्ट्रेबो का ही परिभाषा है कि जितना भी भूगोल है एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। एस्ट्रेबो का कहना था, है ना, याद रखिएगा। इन्होंने सबको लेके बोला था कि जितना भी है विश्व में, जितना भी स्थल, महासागर, विश्व जंतु, जितना भी फल फूल हैं, सब क्या है, जितना भी देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु है, सब जिसका ज्ञान प्राप्त कराना होता है वो की परिभाषा दिया था किसने? तो एस्ट्रेबो दिया था। एस्ट्रेबो ने ये परिभाषा दिया था, है ना। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये किसने दिया था? कैलेडियम टॉलमी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, कैलेडियम टॉलमी। टॉलमी का क्या कहना था? जो भूगोल है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है ना। कैलेडियम टॉलमी का कहना था। टॉलमी का क्या कहना था? जो भूगोल है पृथ्वी की झलक को कहाँ देखा जाना? स्वर्ग में देखने वाला आभामय क्या है? विज्ञान है। कैलेडियस टॉलमी का कहना था। किसका कहना था? कैलेडियस टॉलमी का कहना था। ध्यान में रखिए, कैलेडियस टॉलमी का कहना था क्या? कि भूगोल पृथ्वी के झलक की स्वर्ग में देखने वाला क्या है? एक आभामय विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है, स्वर्ग में देखने वाला भूगोल को। और वहीं एस्ट्रेबो बोले थे जितना भी है भूगोल में स्वतंत्र विषय, जिसका कौन सा विषय? आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, जितना भी देखा जाता है वही हमारा किसने परिभाषा दिया था? ये एस्ट्रेबो का परिभाषा था। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। भूगोल वह विज्ञान है जिस पृथ्वी की स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसमें समस्त लक्षण, घटना एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर का परिभाषा था। किसका था? कार्ल रिटर था। कौन था? कार्ल रिटर था। भूगोल का विज्ञान, भूगोल जो है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में, पृथ्वी को एकदम स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटना और उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। समस्त घटना के बारे में, जो लक्षण के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, ये परिभाषा किसने दिया था? कार्ल रिटर ने दिया था। ठीक ना, कार्ल रिटर ने दिया था, याद रखिएगा। एस्ट्रेबो ने क्या दिया था? कि आकाशीय पिंड जिसमें भी महासागर, जितना भी जीव जंतु रहते हैं, जितना भी भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाती है, वो सब, उस सबको ज्ञान प्राप्त करना है। क्या परिभाषा दिया था? ज्ञान प्राप्त करने का परिभाषा किसने दिया था? एस्ट्रेबो ने दिया था। और किसने बोला था कि भूगोल जो है पृथ्वी की एक झलक है जो स्वर्ग में देखने के लिए विज्ञान है? तो टॉलमी का कहना था। कैलेडियस और टॉलमी का कहना था। किसका? कैलेडियस और टॉलमी का कहना था। भूगोल वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए समस्त लक्षण, घटना देखने को, अध्ययन को किया जाता है। कितने परिभाषा दिया था? कार्ल रिटर ने दिया था। तीनों याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स, ये किसने परिभाषा दिया था? आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स का परिभाषा क्या था? कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव रहता है। जहाँ मानव रहता है, भूगोल की पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आर्थर होम्स ने दिया था, ये परिभाषा दिया था। भूगोल जहाँ पर रहता है उसको मानव रहने का स्थान कहा जाता है। उस अध्ययन को जो पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे मानव के रहने का स्थान है। ये परिभाषा किसने दिया था? आर्थर होम्स दिया था। तो भूगोल पृथ्वी के उस भाग को अध्ययन किया जाता है जो मानव रहता है, ये आर्थर होम्स का क्या था? परिभाषा था। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्तित्वमान द्रव्य, जितना ही अस्तित्व में द्रव्य है एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, जितना भी ऊर्जा है उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। हम लोग जितना भी अस्तित्व में देखते हैं ना, कि ये जो भी जितना भी द्रव्य है, जितना भी जो ठोस द्रव्य, गैस, कुछ भी हो गया, जितना भी अस्तित्व में है और उसका ऊर्जा, उसमें क्या है? ऊर्जा है। इस सब के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। हम लोग सुने भी होंगे कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, आकाश गंगाओं,
है ना, गैलेक्सी जो बोलते हैं, इस तक सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सूक्ष्मतम अणु से लेकर जितना सूक्ष्मतम छोटा से छोटा अणु से लेकर बड़ा से बड़ा आकाशगंगा सब तक सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या हो गया, परिभाषा हो गया ब्रह्मांड का। और इधर भी देख रहे हैं कि अस्तित्व में जितना भी द्रव्य है, उसका ऊर्जा है, उस सबको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। इधर हम लोग क्या देख लिया कि जितना भी छोटा से छोटा कण है और बड़ा से बड़ा आकाश गंगा है, सबकी सम्मिलित स्वरूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। सब में आता है, ब्रह्मांड में ही आता है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितना भी सिद्धांत है जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका सिद्धांत है, कहाँ से आया है, देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहले नंबर पे आता है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोट मतलब क्या, विस्फोट होना, फटना, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। एब जॉर्ज लेमनतेयर, ठीक ना, इसके सिद्धांत किसने दिया था, तो डायरेक्ट याद रखना है कि महाविस्फोटक सिद्धांत एब जॉर्ज लेमनतेयर ने दिया था। ऐसे याद कर सकते हैं कि लात मारा लेमनतेयर ने और क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट होने के बाद पूरा पृथ्वी का क्या हो गया, धीरे छोटा छोटा कण जो है ब्लास्ट होने के बाद धीरे सब ग्रह नक्षत्र जितना भी बन गए। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है स्ट्रिक के लिए बताए थे, लात मारना। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो था, बिग बैंग थ्योरी जो दिया था, किसने दिया था, एफ जॉर्ज लेमनतेयर ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है साम्यावस्था या फिर सतत सृष्टि सिद्धांत। साम्यावस्था या फिर सतत सृष्टि सिद्धांत या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना, कुछ भी कहिए, साम्यावस्था कहिए या फिर सतत सृष्टि सिद्धांत कहिए या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना कहिए, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी। क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, ये दिया था, किसने दिया था, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। क्या दिया था, साम्य अवस्था, सतत सृष्टि सिद्धांत या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना, जो भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। किसने दिया था, तो ये थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। तो पहला जो था बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमनतेयर ने दिया था। ये क्या है, ये सब तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सब अपना अपना सिद्धांत दिए थे सब वैज्ञानिक। तो लेमनतेयर का सिद्धांत था कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुआ था। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी का सिद्धांत कहना था कि साम्यावस्था या फिर सतत सृष्टि सिद्धांत जो भी या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना की मदद से हुआ था। तो थॉमस गोल्ड का याद उतना नहीं पूछता है, ज़्यादातर पूछता है जॉर्ज लेमनतेयर का ही, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमनतेयर का। लेकिन दोनों हम लोग को याद रखना है, जब दिया है तो याद रखना है। दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत किसने दिया था, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी जो था डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था दोलन सिद्धांत। तो याद रखिएगा, दोलन सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेजा। किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। चौथा कह रहा है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत जो है इन्फ्लेमेशनरी थ्योरी, ये किसने दिया था, आलेन गुथ। किसने दिया था, आलेन गुथ। स्फीति सिद्धांत, है ना, तो डायरेक्ट सब याद रखना है, स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, स्फीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, एलन गुथ, है ना। दोलन सिद्धांत किसने दिया था, एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत एलन संडेजा, संडेजा एलन संडेजा, डॉक्टर एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। साम्यावस्था, सतत सृष्टि या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया था, थॉमस गोल्डन, हरमन बॉडी, याद रखिएगा। बाकी एक नंबर तो सबको याद ही होता है, जॉर्ज लेमनतेयर ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी था, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत था, सबसे ज़्यादा मान्य इसी का था, इसलिए यही फेमस हुआ। इसका प्रतिपादन तो था, बेल्जियम व खगोलज्ञ थे और पादरी भी थे, एब जॉर्ज लेमनथेयर। ये बेल्जियम के क्या थे, खगोलज्ञ थे, मतलब खगोलज्ञ वैज्ञानिक थे, ये खगोल शास्त्री जिसको बोल सकते हैं। तो एब जॉर्ज लेमनथेयर जो थे ये पादरी भी थे, ठीक है। और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इसका भी सिद्धांत की व्याख्या की। आगे चल के रॉबर्ट वेगनर ने भी इस सिद्धांत का क्या किया था, व्याख्या किया था, इसके बारे में समझाया था। तो रॉबर्ट वेगनर ने नाम भी आता है, बिग बैंग थ्योरी में इनका भी नाम आता है। तो शुरू जो था इसका जो है संस्थापना मतलब कि खोज किसने किया था, तो जो एब जॉर्ज लेमनतेयर ने खोजित किया था, लेकिन इसका सिद्धांत को कौन आगे बढ़ाया था, तो रॉबर्ट वेगनर ने सिद्धांत की व्याख्या भी की थी, ठीक ना। आगे देखते हैं, जो कि हम लोग देख रहे थे महाविस्फोटक सिद्धांत। तो महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक, मतलब छोटा छोटा गोलक से एकाकी परमाणु के, जो बोलते हैं एकाकी मतलब एक परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, एक ही स्थान पर था सबसे शुरुआत में, है ना। जिनका आयतन अत्यधिक था, आयतन मतलब पूरा एकदम घना था, पूरा एकदम चिमट चोट नहीं बोलते, एकदम कचैटा।
तो सूक्ष्म अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान बहुत अनंत घनत्व था, मतलब घनत्व जो था बहुत ज़्यादा अनंत था, ठीक ना, उसका घनत्व। कोई भी चीज़ अगर पूरा ज़्यादा अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, चिपाट देंगे ना, वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ब्लास्ट करेगा तो वही छोटा छोटा कण क्या हो जाता था, सारा सूक्ष्म सूक्ष्म ग्रह नक्षत्र तारा बन गया, वही ना हम लोग ब्रह्मांड कहने लगा। तो ऐसे ये बताया था महाविस्फोटक सिद्धांत। आगे देखिए क्या कह रहा है, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। मतलब संकेंद्रण मतलब क्या है, मतलब संकेंद्रण मतलब पूरा एक जगह पे गोटा इकट्ठा करना, चिमाट देना, है ना। किसी भी चीज़ को पूरा दाबिएगा एक जगह तो ब्लास्ट कर जाता है ना। उसका क्षमता भर ना वो एक जगह सिमटेगा तो ज़्यादा संकेंद्रण किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया, ठीक ना, इसी को। और इस अचानक विस्फोट के पदार्थों का बिखराव हुआ इसे, और जिससे क्या हो गया, सामान्य पदार्थ निमित्त हुए, सामान्य वही नक्षत्र तारा ग्रह जो भी है। तो इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। जब अलगाव हुआ तो काले पदार्थ हुए, कारण क्या हो गया, अलगाव के कारण काला काला पदार्थ बना। वही काला पदार्थ क्या बना आगे चल के, तो ब्रह्मांडीय पिंड बना। क्या बना, ब्रह्मांड का पिंड, छोटा छोटा ब्रह्मांड पिंड बना। जो ब्रह्मांड के अंदर जो पिंड होता है, जैसे में आकाशगंगा, गैलेक्सी, ये सब पिंड बना, ठीक ना। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि जो महाविस्फोटक बिग बैंग थ्योरी है, इसकी घटना आज से लेके 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कितना हुई थी, 13.7 अरब पहले हुई थी। किसका कहना था, तो वैज्ञानिकों का कहना था कि बिग बैंग थ्योरी कितना साल पहले हुआ है, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ है। आगे देखते हैं, महाविस्फोटक के पश्चात सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। जो महाविस्फोटक का पश्चात जो महाविस्फोटक हो गया ना, महाविस्फोटक के बाद सौर मंडल का जो निर्माण हुआ, हम लोग का जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। वैसे तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से सारा नक्षत्र ग्रह बन गया था 13.7 अरब वर्ष पहले, लेकिन हम लोग का जो सौर मंडल है, जो 9 ग्रह है, 8 ग्रह है, मतलब जो भी सौर मंडल में, तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। तो ये ज़्यादा करीब ही हुआ है हाल फिलहाल में, है ना। 4.6 अरब हाल फिलहाल क्या बोलेगा, वही हुआ। तो आप लोग देखिएगा, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ, और इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। अभी तक क्या हो रहा है, उसमें फैल रहा है वो, अभी वो एक ही जगह स्थिर नहीं, धीरे धीरे फैलते जा रहा है ना। और इसके साक्ष्य के रूप में हम लोग देखते हैं आकाशगंगा के बीच में बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य। जो हम लोग का आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो भी है दूरी, उस सब का क्या बढ़ते जा रहा है। दूरी जो है ग्रहों का, नक्षत्रों का दूरी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है आकाशगंगा में। इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि अभी वो फैल रहा है। देखिए, ये कौन बताया था, तो नासा ने 2001 ईस्वी में मैप का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब। तो मैप में नामक अनुसंधान किसकी पुष्टि की थी, नासा ने किया था, 2001 में किया था। कि कब किया था मैप का पुष्टि, तो मैप में जो है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान किया था। इसमें बताया था उन्होंने ये सारी घटना को, है ना, नासा ने 2001 में बताया था। आते हैं कि देखते हैं कि मैप क्या है नासा के द्वारा। तो नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग ऑफ की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, जो बोलते हैं माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब मैप, का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है, क्या है, ये एक उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्र से हम लोग को बिग बैंग की पुष्टि का पता चला। जो ऊपर हम लोग उपग्रह छोड़े थे, मतलब कि ब्रह्मांड में, मतलब वही, तो वहाँ पे जाके ये जो फोटो भेजा था, ठीक ना, मैप, यही मैप था माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब। और इसी के मदद से हम लोग को चित्र मिला जो बिग बैंग की पुष्टि करता था, ठीक ना। और ये 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित किया था। कब, 13.7 अरब, तो 11 फरवरी 2013 में ये आधार पर ब्रह्मांड की आयु क्या किया था, निर्धारित किया गया था। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी में निधन के पश्चात, अब देखिए क्या हुआ, 2001 में तो इन्होंने शुरुआत किया था, डेविड विल्किंसन ने किया था ना, नासा के रहने वाले थे, और बिग बैंग थ्योरी का। अब इनका मृत्यु हो गया 2002 में। इतने बड़ी खोज किया, मतलब जो है ये जो है मैप का शुभारंभ किया, और 2002 में इनकी क्या हो गई, विल्किंसन की मौत हो गई। और तब इसके बाद क्या किया, विल्किंसन जो है, जिनका नाम डब्ल्यू से लिखा जाता है, डब्ल्यू से लिखा जाता है ना, तो इन्हीं के सम्मान में जो था मैप उपग्रह का नाम बदल के क्या कर दिया गया 2003 में, तो डब्ल्यू मैप कर दिया गया। डब्ल्यू से हमारा विल्किंसन, यहाँ पे डब्ल्यू से क्या हो गया, हमारा विल्किंसन का नाम जुट गया। तो विल्किंसन एनिस्ट्रोफी एंड विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब, इसका नाम बदल के रखा गया था। कब, 2003 में रखा गया था। कब, 2003 में रखा गया था। विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब रखा गया था, ध्यान में रखिएगा। शुरुआत हुआ था 2001 में, डेविड विल्किंसन ने इसका क्या किया था,
शुभारंभ किया था। 2002 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मैप को नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो डाब्लू मैप कर दिया गया, मतलब विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब नाम इसका रखा गया 2003 में, याद रखिएगा। आइए देखते हैं काल, भूवैज्ञानिक काल। तो भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भूवैज्ञानिक समय है इसके सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन क्या है? तो इयोन का महाकल्प में कल्प में, अच्छा देखिए, जो इयोन है भूवैज्ञानिक शब्द का सबसे बड़ा खंड जो है, खंड भूवैज्ञानिक समय का खंड है, सबसे बड़ा कौन है? इयोन है, सबसे बड़ा खंड। अब इयोन के बाद उसके बाद कौन आएगा? तो इयोन का महाकल्प हुआ, महाकल्प के बाद कौन हुआ? कल्प हुआ, कल्प के बाद क्या हुआ? युग हुआ, युग के बाद क्या हुआ? काल हुआ, ठीक ना। इसे तो क्रम वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम देखे थे इयोन, महाकल्प, कल्प, युग और काल। कौन कौन देखे थे? फिर से देखिएगा, इयोन, फिर उससे छोटा महाकल्प, कल्प, युग, काल। सबसे छोटा काल है, सबसे बड़ा इयोन है। इयोन हम लोग देखे थे, सबसे बड़े खंड को हम लोग इयोन बोलते थे, और सबसे छोटा को क्या बोलते हैं? तो काल बोलते हैं। तो एक बार फिर से पीछे पीछे बोलिए, इयोन, महाकल्प, कल्प, युग, काल। 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 इयोन, फिर महाकल्प, तब कल्प, युग, काल। कल्प, युग, काल, कल्प, युग, काल, ठीक ना। इयोन, महाकल्प, कल्प, युग, काल। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। जो ब्रह्मांड है इसके निरंतर क्या हुआ? विस्तार कैसे हुआ है? इसके साक्ष्य जुटाने में, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोटन होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल जो थे, एडविन हब्बल, इनका योगदान सबसे उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य इसके रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग जो है भेजा गया और इसकी उपस्थिति का पता चला, जिसमें अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना जो होता था, रेड शिफ्ट परिघटना, इसका अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों का सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार का क्या है? साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से लेकर लगभग 175 मीटर नीचे, जो कि 37.36 किलोमीटर हुआ, लंबे सुरंग में जॉर्ज हैड्रन ने, किसने? लॉर्ड हैड्रन कोलाइजर, जिसको हम लोग LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। हैड्रन कोलाइजर, लॉर्ड हैड्रन कोलाइजर, L से हो गया लॉर्ज, H से हो गया हाइड्रोजन और कोलाइजर से हो गया C, हैड्रन कोलाइजर है ना। लॉर्ड हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया, वो भी सफलतापूर्वक किया गया, ठीक ना। कहाँ पे? तो पृथ्वी के सतह से लगभग 50 से 175 मीटर नीचे, 50 से 175 मीटर नीचे सतह से, जो कि कितना किलोमीटर लंबा सुरंग हो गया? तो 37.36 किलोमीटर लंबा सुरंग। आज तक इतना लंबा सुरंग गया होगा नहीं, हमको लगता है। तो 37.36 किलोमीटर लंबा सुरंग किसके द्वारा? तो लार्ज हैड्रन कोलाइजर जो LHC के नामक प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था, है ना, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर, कहाँ पे? जेनेवा में पृथ्वी की सतह से सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN है ना, इन्होंने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 37.5 किलोमीटर लंबा लगभग में सुरंग का खोज किया, सुरंग बनाया और इसका प्रयोग क्या किया? सफलतापूर्वक पास किया गया, लॉर्ड हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग करके, है ना। अब देखिए क्या हुआ है, तो इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। इसमें क्या किया गया? उतना नीचे जाने के बाद प्रोटॉन बीम जो था, प्रोटॉन बीमों को लगभग कितना? प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया, ठीक ना। हिग्स बोसोन निर्माण जो हुआ था, बोसोन थ्योरी जो दिए थे, वही हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा हुआ है, ठीक ना। जो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, हिग्स बोसोन
उसी में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सबसे बेसिक यूनिट हम लोग जैसे कोशिका का सबसे बेसिक उत्तक का सबसे बेसिक यूनिट कोशिका हो गया, वैसे ही हिग्स बोसोन जो है वो ब्रह्मांड का रहस्य इसी में छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी में सबसे बेसिक यूनिट हम लोग को पाया जाता है, तो इसीलिए इतना कारोबार किया गया था, है ना। तो CERN ने 4 जुलाई 2012 को, CERN जो है सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च हो जाएगा, ठीक ना। 2010 में किया गया था, 30 मार्च 2010 में। यूरोपियन कंपनी था CERN, ठीक ना, याद रखिएगा। 50 से 175 मीटर नीचे गया था, लगभग 37 किलोमीटर, 27 किलोमीटर सॉरी। और LHC का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था सफलतापूर्वक। तो यही है, CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन ने मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल कर ली। लगभग 2 साल के बाद CERN ने 4 जुलाई 2012 में क्या हुआ कि हिग्स बोसोन जो हम लोग देखे थे वो क्या था, वो सबसे छोटा बेसिक यूनिट था। हिग्स बोसोन की मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल खोज लिए 2 साल के बाद। मतलब क्या हो गया, सफल हो गया। और इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में हमारी बहुत मदद मिली कि ब्रह्मांड का रहस्य कैसा है, इसे जानने में हम लोग क्या मिली, बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोसन थ्योरी पर आधारित था, ठीक ना। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हिग्स का कहना था 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु, क्या समझने हेतु, कॉस्मोलॉजी, वही ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुविक अवधारणा का पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया था, बोसन थ्योरी दिया था, जिस पर आधारित था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यही हमारा बन गया हिग्स बोसोन। उधर हिग्स हमारे दिए थे, उसी के बोसन थ्योरी पे आधारित है, तो हिग्स बोसोन दोनों का नाम जुट के क्या बन गया, हिग्स बोसोन बन गया, है ना। तो ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना है, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। 10 पे 8 को 0 बैठा दीजिए, जितना हो जाएगा वही आपका क्या है, ब्रह्मांड का व्यास है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है, 100 अरब मंदाकिनी है, समझ में आ रहा है ना। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। कहने का मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, बस यही अनगिनत तारा है, अनगिनत मंदाकिनी है। मंदाकिनी 100 अरब मंदाकिनी में है, प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारा है, समझ लीजिए। और हम लोग एक क्या सौर मंडल में ही रहते हैं, जिसमें से 8 ग्रह है, उसी में हम लोग सोचते हैं कितना बड़ा है। अभी तक सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा है ब्रह्मांड। 100 अरब मंदाकिनी के साथ साथ उसमें हर एक मंदाकिनी में 100 अरब तारा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे तारा एक हम लोग का सूर्य हो गया, वैसा तारा मंदाकिनी। देखिए, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला ऐसा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनी जो है तारों का ऐसा समूह है, क्या है, तारों का ऐसा समूह। मंदाकिनी किसे कहते हैं, तो तारों का एक ऐसा समूह होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है, जो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, जहाँ पे तारा का निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, यहाँ पे शुरुआत होती है, ठीक ना। एक गैस पुंज होता है धुंधला सा, और यहाँ पे तारा का निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, शुरुआत होती है। मंदाकिनी जो है गैलेक्सी कहलाता है, यह हमारी पृथ्वी का अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा मिल्की वे भी कहते हैं। तो दुग्ध मेखला बोलिए या फिर आकाशगंगा बोलिए, दुग्ध मेखला बोलिए या फिर आकाशगंगा बोलिए, इसी का हिंदी में नाम हो गया, और इंग्लिश में इसका नाम हो गया मिल्की वे, ठीक। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग जो है सर्पीला है। कैसा है, ऐसा सांप जैसा है, सर्पीला है, ठीक ना, सर्पीला है। 80% भाग क्या है, सर्पीला है। तो इस मंदाकिनी के सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो जो थे, गैलीलियो गैलीली, उन्होंने ही इस मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था, आप हमारे मंदाकिनी को, आकाशगंगा को या फिर दुग्ध मेखला को, ठीक ना। ये तो हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी कौन हो गई, तो हमारी मंदाकिनी हो गई आकाशगंगा, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, जिसमें क्या होता था, तारों का निर्माण होता था, शुरुआत होता, तारों निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होता था, ठीक ना। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है, याद रखिएगा, पूछता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंड्रोमेडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा बोलते हैं। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन हो जाएगी, देवयानी हो जाएगी, जिसका देवयानी हो जाएंगी, जो क्या है, इंग्लिश में एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। देवयानी हमारी क्या हुई, पड़ोसी मंदाकिनी है, क्या है, हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी मंदाकिनी है सबसे, है ना। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी एक और खोजा गया है, नवीनतम, नवीनतम मतलब अभी हाल फिलहाल में ही खोजा गया है, जिसको नया जो है पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन ये भी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है वो ड्वार्फ मंदाकिनी इसका नाम है। क्या नाम है, ड्वार्फ मंदाकिनी। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी पूछे कौन सा नाम है उसका, ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी। चलिए आगे देखते हैं निहारिका के बारे में। दोस्तों निहारिका, देखिए निहारिका मतलब नेबुला क्या होता है, ठीक।
तो यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है, जहाँ पे हम लोग नर्सरी देखबे करते हैं। नर्सरी क्या होता है? जहाँ पे छोटा-छोटा पेड़ पौधा मिलता है हम लोग के एरिया में। तो वैसा ही यह ब्रह्मांडीय नर्सरी है। कैसा नर्सरी है? ब्रह्मांडीय नर्सरी है, जहाँ पे तारों का जन्म होता है। यहाँ पे तारों का क्या होता है? जन्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है, तभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। यहाँ पे धूल और गैसों का क्या होता है? बादल होता है, और यहीं पे सभी तारों का क्या होता है? जन्म होता है ना। तो पूछता है कि तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर्त बनाता है। कोई मतलब स्पेशल है अपवाद में, जिसमें क्या होता है? दुर्लभ अवसर पर कोई भी मतलब अवसर होता है जिसमें, उसको छोड़कर उसमें क्या होता है कि 2 गो जो न्यूट्रॉन तारा होता है, 2 गो न्यूट्रॉन तारा श्याम विवर बनाता है। क्या बनाता है? श्याम विवर। श्याम मतलब होता है काला। तो आगे देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। जो वैसे भी न्यूट्रॉन तारे होते हैं या फिर श्याम विवर तारे होते हैं, इसे मृत तारा माना जाता है। श्याम मतलब काला, मतलब मृत हो गया, मृत तारा माना जाता है। जहाँ पाया जाने वाला गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। यहाँ पे कौन कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य प्लाज्मा गैस भी पाई जाती है। किसमें? न्यूट्रॉन तारे या फिर श्याम विवर तारों में, है ना। तो निहारिका जो था, निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। तो जो था निहारिका, हम लोग देखे थे निहारिका का कैसे बना था, तो अलग अलग कारण से बना था। पहला जो था ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से निहारिका का बनना था। और दूसरा जो था किसी विस्फोट तारा, कोई तारा हुआ विस्फोट कर गया, उससे भी क्या बन गया? तो सुपरनोवा से हमारा निहारिका बन गया, है ना। याद रखिएगा, निहारिका में क्या होता था? तो न्यूट्रॉन तारों का जन्म, तारों का जन्म होता था, है ना। आगे देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ, और इन परमाणुओं से धूल और गैस बादलों का निर्माण बन गया। तो पहले ब्रह्मांड ही न हुआ, तो ब्रह्मांड के बाद सारा परमाणु कण है, जितना भी हम लोग का देखने को मिलता है, उन सब का क्या हुआ? जन्म हुआ, और परमाणु में धूल और गैसों का बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। ऊपर हम लोग देखे थे सुपरनोवा से भी क्या हो रहा था? विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से जन्म हो रहा था, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी हो रहा था निहारिका का जन्म। तो वही जो है, इसमें भी निहारिका का जो जन्म होता है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, उससे भी निहारिका क्या होता है? जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं क्या लिखा है जी? वेल और कर्क। क्या है? वेल और कर्क। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका का जन्म कैसे होता है? तो हम लोग देखे थे कि उत्पत्ति से होता था, और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हम लोग देखे थे ना। यहाँ पे उत्पत्ति से और क्या चीज़ से? विस्फोटक सुपरनोवा तारा से भी हो सकता है ना। तो याद रखिएगा। और निहारिका के प्रकार देखते हैं, कौन कौन सा प्रकार है निहारिका में। निहारिका मतलब जिसमें तारों का जन्म होता है, उसका प्रकार देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन सा होता है। तो हम लोग देखते हैं उत्सर्जन निहारिका है। उत्सर्जन में मतलब ये लग रहा है कि इसमें उत्सर्जित होगा, निकलेगा, है ना। तो यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। उत्सर्जन मतलब निकलता नया नया निकलेगा, तो कितना अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी। तो ये वन रंग रहे तारों से प्रकाशित होती है। जो तारा बन रहा होता है, उसी से तारा जो प्रकाश निकलता है, उसी से ये उत्सर्जन निहारिकाएँ बनती है। उदाहरण के लिए चील और झील निहारिकाएँ। चील और झील निहारिकाएँ कैसा निहारिका है? तो उत्सर्जन निहारिका है। कैसा निहारिका है? उत्सर्जन निहारिका है। अब देखिए निहारिका कैसे बनती है, ये बता रहा है। तो चील और झील निहारिका जो होता है, ये उत्सर्जन निहारिका होता है, और इसी निहारिकाओं में क्या होता है? तो तारों का जन्म होता है। तो जो रंग बिरंगी, अगर बोलेगा रंग बिरंगी सुंदर सुंदर जो है तारों का प्रकाश निकलता है, उसको कौन सा निहारिका बोलते हैं? तो उत्सर्जन निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन निहारिका बोलते हैं। दूसरा नंबर में है परावर्तन निहारिकाएँ। क्या तो निहारिकाएँ? परावर्तन निहारिकाएँ। परावर्तन मतलब एक दूसरे से परावर्तित होना, ऐसे कुछ होगा। देखते हैं क्या लिखा है। तो यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। अच्छा, जो भी तारा है उसका प्रकाश होता ही है, उसके प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है। और ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या फिर पास में होते हैं, ठीक है ना। जैसे में देखिए प्लेइडस निहारिका है। जो प्लेइडस निहारिका है, ये क्या कर देता है? तो परावर्तित कर देता है प्रकाश को। यहाँ पे प से परावर्तित, प से प्लेइडस, ऐसे याद कर सकते हैं कि परावर्तित जो है, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या फिर पास में होते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं प्लेइडस निहारिकाएँ। क्या देखते हैं? प्लेइडस निहारिकाएँ, ठीक। चलिए उत्सर्जन निहारिकाएँ देख लिए, जो सुंदर रंग बिरंगी था, और ये बन रहे तारों का प्रकाशित कर रहा था, ठीक ना। और जो था
यह तारों जो परावर्तक निहारिकाएँ था, यह परावर्तित कर रहा था, क्या कर रहा था, परावर्तित कर रहा था प्रकाश को। और ये तारों के ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग क्या दिखे थे, प्लेइडेस निहारिकाएँ दिखे थे। आगे देखते हैं श्याम निहारिकाएँ। श्याम का अर्थ होता है काला। तो ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है, ठीक है ना। रोक देगी तो क्या हो जाएगा, परछाई बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्याम निहारिकाएँ। और यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। काला काला बन जाता है, कोई आकाश जो है क्या उसको छिपा लेता है, जैसे में तो काला रहता है। तो आकाशगंगा हम लोग को कैसे दिखाई देता है, अगर आकाश में जाया जाएगा तो जो है कैसा दिखाई देगा हम लोग को, तो काला दिखाई देता है हम लोग का, है ना। ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, ग्रहीय निहारिकाएँ। देखिए ग्रहीय निहारिकाएँ क्या होती है, तो इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारा में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। ग्रहीय निहारिकाएँ में क्या होता है, ग्रह वाला जो निहारिका है इसका निर्माण जो होता है उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा, मतलब नॉर्मल जो तारा होता है, एक लाल दानव बन जाता है। क्या बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। और बनने के बाद वह बाहरी तहों को पूरा उत्सर्जित करना, चमकाने लगता है। दानव बन के पूरा क्या होता है, चमकाने लगता है, ग्रहीय निहारिकाएँ में आता है। और इसी वजह से इनका आकार गोल बन जाता है, ठीक ना। जो पूरा लाल दानव बन जाएगा गर्म होके, वो तो क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगा, ठीक ना। इसका आकार कैसा बन जाता है, गोल हो जाता है और ग्रह के जैसा बन जाता है। तो ये ग्रहीय निहारिकाएँ हैं, उसमें ढेर सारा ग्रह देखने को क्या मिलेगा, हम लोग को ग्रह देखने को मिलेगा। ग्रहीय निहारिकाओं में ग्रहों का क्या होता है, जन्म होता है ना। तो देखिए आगे देखते हैं ओरियन नेबुला। ये क्या है, ओरियन नेबुला, तो हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देख लें, ठीक ना। आगे पढ़ने के लिए आगे भी दिया गया है, भौतिक का ब्रह्मांड अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तब तक इतना देखते हैं कि ओरियन नेबुला क्या है। तो हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल मतलब ठंडा और चमकीला तारों का समूह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरियन नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो है एकदम मस्त क्या है, शीतल है और चमकीला है। बताइए, चमकीला होने के बावजूद भी ये शीतल है, ठंडा है। आकाशगंगा का सबसे क्या है, शीतल और चमकीला तारों का समूह है, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं सौरमंडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सूर्य के चारों ग्रह या फिर धूमकेतु, उल्का, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रहा है ना। तो देखिएगा, सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य जो है वो सूर्य में ही निहित है। मतलब जितना भी सौरमंडल है, सौरमंडल में सबसे ज़्यादा द्रव्य देखा जाए तो किसका है, 99.999 जो है सौरमंडल के निकाय का द्रव्य लगभग सूर्य में ही देखने को मिलता है। मतलब समझिए कि सारा का सारा वही है, एकदम 0.1 क्या है, बाकी जो है ग्रहों का है। तो सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। देखिए प्लेनेमस क्या है, तो प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमस क्या है, तो सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा क्या है, पिंडों का एक समूह है, जो एक क्या है, प्लेनेमस है। ये याद रखिएगा, जैसा हम लोग का सौरमंडल है ना, बीच में सूर्य है, चारों तरफ से ग्रह, सेम वैसा ही है प्लेनेमस। क्या है, प्लेनेमस उसका नाम रखा गया है। ये भी सौरमंडल के ही जैसा ही है, लेकिन सौरमंडल से क्या है, बाहर में है, देखने को मिलता है। ये एकदम एक जैसा है, ठीक ना। जुड़वा पिंड का इसको बोलते हैं, सौरमंडल का जुड़वा पिंड किसको बोलते हैं, प्लेनेमस को बोलते हैं। प्लेनेमस को याद रख लीजिएगा, प्लेनेमस को बोलते हैं। सूर्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है, प्रधान मतलब मुखिया। और यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला जो है, हमारा कौन सा मंदाकिनी, दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है, आकाशगंगा है ना। तो यही हमारी मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ऐसा लगता है जो हमारा दुग्ध मेखला जो है, दुग्ध मेखला मान के चलिए, तो ये इसका केंद्र है, दुग्ध मेखला का केंद्र बीच में है ना। लेकिन ये वो कहाँ पे है, तो 30,000 दूरी पर, यहाँ पे है। ये कहाँ पे है, 30,000 के दूरी पर है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, एक प्रकाश वर्ष नहीं, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर पर ये स्थित है, कोना में स्थित है। कहाँ पे, दुग्ध में मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला के जो सूर्य है हमारा। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है सूर्य एक जगह रुका हुआ है, सूर्य भी परिक्रमा करता है, किसका,
दुग्ध मेखला में क्या करता है, वो चक्कर लगाता है दुग्ध मेखला में, वो भी गोल गोल घूमते रहता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो सोचिए हम लोग जो चक्कर लगा रहे हैं वो तो सूर्य का चक्कर लगा ही रहे हैं, लेकिन हम लोग सूर्य के साथ साथ जो है पूरा आकाश गंगा जो है वो भी क्या है, तो आकाश गंगा बोल रहे हैं, सौरमंडल, सूर्य भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। हम लोग तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो हमको तो उससे मतलब नहीं है, फिर भी अब सूर्य जो चक्कर लगाता है वो दुग्ध मेखला के, वो भी कितना स्पीड से, 250 किलोमीटर पर स्पीड से, पर सेकेंड की स्पीड से, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूरज चक्कर लगा रहा है दूध मेखला का, है ना। तो समझिए कि हम लोग का स्पीड कितना है, लेकिन हम लोग कुछ पता ही नहीं चलता है, यहाँ पे धरती पे नहीं ना चलता है। तो ये है ब्रह्मांड, पावर ऑफ ब्रह्मांड, देख रहे हैं ना। इस परिक्रमण काल जो है दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ लग जाता है। मतलब एक बार घूमने में समय, एक बार घूमने में मतलब सूरज को दुग्ध मेखला का चक्कर लगाने में 25 करोड़ और लगभग 250 मिलियन वर्ष, कितना 250 मिलियन वर्ष बोलिए या फिर 25 करोड़ बोलिए, एक ही बात है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो अगर प्रकाश वर्ष तो अलग हो गया, अब ये है ब्रह्मांड वर्ष, क्या है, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो एक मतलब चक्कर लगाया जाता है, सूरज जो चक्कर लगाता है दूध मेखला का, वो 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, ठीक ना। तो 250 मिलियन भी बोल सकते हैं या फिर 25 करोड़ भी साल बोल सकते हैं, समझ लीजिए। तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा, हम लोग को तो 100 साल भी नहीं जीते हैं, ये 25 करोड़ साल का बात कर रहा है, ठीक ना। अभी तक थोड़ा सा घस के होंगे अपने जीवन काल में। चलिए छोड़िए। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जाहिर सी बात है, हम लोग जो है पूरब से, सूरज अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमता है, सूरज अपने अक्ष पर वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूरज को बोल रहा है कि सूरज अपने अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। और इसका जो है मध्य भाग 25 दिन में, और मध्य भाग माने सूरज का जो बीच वाला हिस्सा है, और जो है इसका ध्रुवीय जो हिस्सा है, ध्रुवीय वाला हिस्सा है, और ये 35 दिनों में चक्कर लगाता है। क्या करता है, चक्कर लगाता है ऐसे करके। तो ये तो वो तो क्या है, गैसों का गोला है ना, वो तो ठोस पदार्थ नहीं घूमेगा तो एक ही साथ। तो जो है बीच वाला जो है 25 दिनों में घूम जाता है, लेकिन जो ध्रुवीय भाग रहता है वो 35 दिनों में घूर्णन करता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है, देखिए लिख रहा है, जिसमें हाइड्रोजन कितना है, 71% है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन ही है, कितना है, 71%। हीलियम है 26.5%, हीलियम कितना है, 26.5% हीलियम है, 71% हाइड्रोजन है, और अन्य जितना तत्व हैं जिसमें, तो वो सब 2.5% में आ जाते हैं। किस में आते हैं, 2.5% में आ जाते हैं। तो 71% हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा, हीलियम 26.5% है। हम लोग जानते हैं 2 गो हाइड्रोजन मिलके शायद कि 4 गो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है, आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। देखिएगा तो और क्या होता है, ऊर्जा निकलता है सूर्य से। तो सूर्य का केंद्रीय भाग जो है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर कहिए या फिर कोर कहते हैं, केंद्रीय भाग को, सूरज का जो केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और जिसका ताप होता है 1.5 से लेके 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये जो क्या है, टेम्परेचर है सूर्य का कोर का, मतलब केंद्रीय भाग का टेम्परेचर है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1.5 में आप 7 को 00 लिख दीजिए, जितना हो जाएगा उतना वही आपका क्या हो जाएगा। तो हमको लगता है कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 7 को 0 मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा, है ना। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। बाहर का जो सतह है, तो कोर का बात कर रहा है, तो सोचिए अनगिनत मतलब टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर देखा जाए, सूरज से बाहरी सतह का टेम्परेचर, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। और हम लोग का धरती तक आते आते मतलब कि 1 से 2% ही क्या हम लोग धरती के पास पहुंच सकता है उसका मतलब। देखते हैं आगे लिखा हुआ, 1000वां भाग हम लोग के धरती के पास पहुंचता है, 1000वां भाग, तब जाके इतना हम लोग गर्मी लगता है मई जून में, है ना। देखिएगा दोस्तों, हैंस बेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूरज के केंद्र पर चारों हाइड्रोजन, अच्छा हाँ, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। जैसा कि हम बताए थे कि 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। 4 मिलके कितना, एगो हीलियम मिलता है, 4 गो हाइड्रोजन मिलता है, मिलने के बाद वो क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलके हमारा बनाता है ना ऊर्जा बनाता है ना,
जो हम लोग प्रकाश का निर्माण होता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? केंद्र में नाभिक संलयन, वही 4 गो हाइड्रोजन मिलके और 1 गो नाभिक मिलके हीलियम नाभिक मिलके क्या करता है? तो नाभिकीय संलयन बनाता है और सूर्य में ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। यही सूर्य से स्रोत है, सूर्य के ऊर्जा का निर्माण का स्रोत है। 4 हाइड्रोजन मिलके 1 गो हीलियम। जाहिर सी बात है 71% हाइड्रोजन था और हीलियम कितना था? 26.5% था ना। हाँ, 26.5% हीलियम था, दोनों मिल गया तो 4 गो हाइड्रोजन मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, 4 हाइड्रोजन मिल रहा है और कितना? 1 गो हीलियम मिल रहा है। दोनों मिलके क्या बना रहा है? तो नाभिकीय संलयन करके ऊर्जा बना रहा है सूरज में। याद रखिएगा। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य जो दीप्त करता है, जो प्रकाश देता है, दीप्त होता है, उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, है ना। फोटोस्फीयर क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। अगर देखिए प्रकाश मंडल जो है, जहाँ से प्रकाश निकलता है सूरज का, तो उसका जो किनारा पर है वहाँ पे प्रकाशमान नहीं होता है। मतलब कि वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। कोई भी, ये सूरज हो गया तो इसके किनारों पर अगर देखा जाए ना तो प्रकाश नहीं होता है। बाकी तो ये सब प्रकाश तो होबे करता है, इधर भी, लेकिन किनारा पर क्या होता है? एकदम किनारा पर प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश के अवशोषण कर लेता है। जो सूरज का वायुमंडल होता है, उसका खुद का जो वायुमंडल है वो प्रकाश को सोख लेता है, इसीलिए किनारा पर नहीं दिखता है प्रकाश। इसे वर्णमंडल भी कहते हैं, क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक ना। जो क्या होता है कि वहाँ पे जो किनारों पर नहीं दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फेयर। यह लाल रंग का होता है। वहाँ पे कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का दिखाई देगा, ठीक ना। सोख लेता है। क्यों सोख लेता है? तो प्रकाश जो है, सूरज का जो खुद का वायुमंडल होता है, वही उसका प्रकाश को सोख लेता है किनारे पर, और इसी को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण जब होता है, मान के चलिए, तो कोई भी हम लोग देखते हैं ग्रहण लगता है तो यहाँ तक ग्रहण लग जाता है, इसके एकदम बीच में। अब बाहर का जो है ये वाला सतह दिखाई देने लगता है। ये वाला सतह अंगूठी जैसा, रिंग जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। देखिए, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य के बाह्यतम परत है। कैसा परत है? बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य किरीट जो होता है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे ही सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसी से क्या निकलता है? एक्सरे निकलता है। तो याद रखिएगा, इससे क्या निकलता है? एक्सरे निकलता है। एक्सरे कौन उत्सर्जित करता है? सूर्य किरीट। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय में हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहिए। समझ में आया? एक्सरे निकल रहा है ना, एक्सरे वेव। तो सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसलिए आंखों से नहीं देखना चाहिए, ऐसे बोला जाता है ना सूर्य ग्रहण के समय। तो इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहता है? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तभी ना सूर्य किरीट बनेगा जी। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, पूरा बीच में आ जाएगा कोनो भी चीज़, जैसे में सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका जो बाहर का सतह दिखाई देगा, तो पूर्ण लगेगा तब ना। अब ऐसा थोड़ी है कि इतना ही ग्रहण लगा है तो इतना दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में नहीं होगा, है ना। जब तक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तब तक नहीं दिखाई देता है। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। जो हमारा दृष्टिकोण है, देखने की नज़रिया है, कैसे बदल रहा है ब्रह्मांड को, तो वही पढ़ते हैं। तो शुरुआत में, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, ठीक है। शुरुआत में क्या माना जाता था कि पृथ्वी जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के एकदम बीच में है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी है। अभी तो पता ही नहीं था उस समय तक कि सूरज भी कोना में है। उसके बाद हम लोग उस सूरज सौरमंडल में कहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, जिसका परिक्रमा जो था सभी आकाशीय पिंड, जिसको बोलते हैं सेलेस्टिकल बॉडीज़, कैलेस्टिकल बॉडीज़, विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में क्या करता है? रहता है। और इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। और इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी शुद्ध खगोल शास्त्री क्लैडियम टॉलमी ने दिया था 140 ईसा पूर्व में। टॉलमी जो थे उतने मतलब ठीक ठाक ज्ञानी थे, लेकिन पूरा ज्ञानी सही से नहीं दिए थे। उन्होंने दे दिए थे कि पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड के बीच में है। तो पूछता है कि कौन दिया था संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच में? पृथ्वी को बीच में रखा था। जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है सूरज, किसने बोला था कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है सूरज? तो टॉलमी साहब बोले थे। और इसी के बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री आए थे, निकोलस कोपरनिकस। कौन आए थे? पोलैंड के खगोल शास्त्री आए, उसके बाद कोपरनिकस आए। कोपरनिकस ने सही जवाब बताया कि यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है, ना कि पृथ्वी है, ठीक ना। तो कोपरनिकस ने बताया कि सूरज जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाता है। और टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज उसका चक्कर लगाता है ऐसे। तो उल्टा बताया था किसने? टॉलमी ने, ठीक ना। सही कौन बताया था?
कोपरनिकस ने, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इसने दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा इसकी परिक्रमा करता है, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। सूरज क्या है, विश्व बोलिए या फिर ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। तो सूर्य को बीच में रख के, केंद्र में रख के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दे दिया। किसने, कोपरनिकस ने। और टॉलमी ने दे दिया था पृथ्वी को केंद्र में रख के, है ना। तो 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहानेस कैपलर, अब आते हैं कौन, कैपलर। तो टॉलमी देख लिए, कोपरनिकस देख लिए, दोनों को। और देखते हैं अब कैपलर के बारे में। जोहानेस कैपलर, इन्होंने 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक थे जोहानेस कैपलर। इन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों को खोज की। ग्रहीय जो कक्षा होते हैं, जो ग्रह के कक्षा है ना, अपना अपना सबका कक्षा होता है, ऐसे ऐसे, है ना, सब अपना में अपने ऐसे रहता है। तो यही ग्रहीय कक्षाओं की खोज किसने की थी, तो कैपलर ने खोज की थी। किसने, कैपलर ने ग्रहीय कक्षाओं की खोज की थी, इस नियमों की खोज की। परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। इन्होंने भी सूर्य को कहाँ माना, ब्रह्मांड में ही केंद्र में माना था, ठीक ना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी जो मंदाकिनी दुग्ध मेखला की जब तस्वीर आई, तो ब्रह्मांड का केंद्र तो सूरज को माना जाता था। ब्रह्मांड, सूरज था कहाँ, सूरज तो था बहुत कोना में था, ब्रह्मांड के एकदम कोना में था ना। 30,000 किलोमीटर कितना था, प्रकाश वर्ष दूर था, 30,000 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड से। सब ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता था, सब ब्रह्मांड का केंद्र सूरज को ही मान रहे थे। तो जो कि क्या था, जो कि गलत था, जो कि क्या था, एकदम से गलत था, ठीक ना। तो जब खोज हुआ 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जब मंदाकिनी दुग्ध मेखला की खोज हुआ, हमारा दुग्ध मेखला मतलब वही मिल्की वे का खोज हुआ, तब जाके पता चला कि सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया, एक सिरा पर मतलब कोना में। इस प्रकार सूर्य को जो ब्रह्मांड के केंद्र में मानने का जो भ्रम था, वो गौरव क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो तीनों ने तीनों आके बताया था कि सूरज को ब्रह्मांड का केंद्र, लेकिन जो था, जब तक दुग्ध मेखला का खोज नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, सब ये मिथ था। लेकिन सबसे खतरनाक जो थे टॉलमी, वो तो बोले थे पृथ्वी को ही केंद्र मान लिए थे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। कैपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। किसने कहा था, केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूरज जो है, सूरज के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग क्या ऐसा है, तो दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ता मतलब इसे अंडा जैसा दीर्घवृत्ताकार है। किसने कहा था, केपलर ने सिद्ध किया था कि जो सूरज के चारों ओर जो नक्षत्र है, प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, एकदम गोल नहीं होता है, ऐसे होता है, चपटा होता है, मतलब दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा। कोपरनिकस ने कब दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। कोपरनिकस ने 1473 से 1543 तक इनका कार्यकाल रहा। और हम लोग कहाँ देखे थे, हाँ 20वीं शताब्दी में दूध मेखला की खोज हो चुकी थी। केपलर का समय कब से कब तक था, 1573 से 1630 तक था। ये सब ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सूर्य की उम्र। सूर्य जो है वो 5 मिलियन वर्ष है, बिलियन। सूर्य का जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। कितना, 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये तब लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, 10 के पावर 11 वर्ष, मतलब 10 पे 11 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, समझ लीजिए इतना दूर तक हम लोग का प्रकाश देगा, है ना, सूरज। अभी भविष्य में सूरज के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। जो सूरज है, अगर पृथ्वी तक उसका जो प्रकाश कितना मिनट पहुंचता है, तो हम लोग जानते थे 8 मिनट में पहुंचता है। लेकिन अगर पूरा डिटेल्स में देखा जाए तो 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड टोटल सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। और इसका जो है भविष्य में कब तक ये ऊर्जा देते रहेगा, तो 10 के पावर 11 वर्ष तक ये ऊर्जा देते रहेगा भविष्य में सूरज। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस। जो सौर ज्वाला में जो उत्तरी ध्रुव है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव में है, उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। क्या बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव पर, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो उस दक्षिण की तरफ। तो हम लोग याद रखते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किसको बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव को, और ऑरोरा बोरियोलिस किसको बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव को, ठीक। सौर ज्वाला में याद रखिएगा। सूर्य के धब्बे जो चलते हुए गैसों का क्या है, गोला। इसके टेम्परेचर जो है आसपास के टेम्परेचर में 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो सूरज का जो धब्बा है, चलता हुआ गैस का गोला, ठीक है, खोल है, तो तापमान आसपास के जो टेम्परेचर से वो 15 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। उसके धब्बा जो है, जहाँ पे सूरज का धब्बा देखने को मिलता है, आप कहीं आप लोग जब सूरज निकलेगा ना, ध्यान दीजिएगा, सूरज के कहीं पे काला काला धब्बा दिखाई देता है, ठीक ना।
एकदम जब लाल रहता है तब आँख से देखिएगा, दिन में तो दिखाई नहीं देगा। तो वो धब्बा में 1500 डिग्री सेल्सियस का कमी पाया जाता है जहाँ जहाँ पे धब्बा रहता है, ठीक ना। सूरज के धब्बों का एक पूरा चक्र जो है 22 वर्षों का होता है। मतलब सूरज का जो धब्बा रहता है कितने दिन तक वो रहता है सूरज पर, 22 साल तक रहता है। पहला वर्ष 11 वर्ष तक यह धब्बा जो बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा क्या होता है, घटता है। तो 11 वर्ष बढ़ता है धीरे धीरे धब्बा और फिर 11 वर्ष तक धब्बा धीरे धीरे घटता है, तो टोटल 22 साल तक वो चलता है। तो जब सूर्य को सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात जो है उत्पन्न होती है। देखिए कहाँ पे, सूरज पे धब्बा हो रहा है लेकिन झंझावात कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात दिखाई देने को मिलता है। हम लोग फील नहीं करते हैं, वैसे वैज्ञानिकों ने फील किया होगा, है ना। तो चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं जब वहाँ पे क्या रहता है, तो यही जो है क्या रहता है, धब्बा रहता है, तो ठीक ना। इससे चुंबकीय सूर्य की दिशा बदल जाती है। तो चुंबक जो सुई है इसकी थोड़ा सा दिशा बदल जाती है इसी के कारण, जो धब्बा के कारण। एवं रेडियो, टेलीविज़न और बिजली, ये जो चालित मशीन है आदि में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है, ठीक ना, हो जाती है। सूर्य के व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूरज का व्यास जो है 13,92,000, कितना, 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। कितना है, 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है सूरज का व्यास। 13,92,000 किलोमीटर सूरज का व्यास है, याद रखिएगा। सूरज का व्यास कितना है, 13,92,000। अगर व्यास 13,92,000 है तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा कर दीजिएगा, 13,92,000 का, ठीक ना। चलिए, तो व्यास हम लोग को याद रखता है, व्यास ही पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा भी है। यह 13 लाख गुना क्या है, बड़ा भी है, 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक ना। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। और पृथ्वी का सूर्यताप का 2/8 भाग मिलता है। देखिए पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, सूरज का जो पृथ्वी को जो है सूरज का ताप का 2/8 भाग मिलता है। कितना, 2/8 भाग मिलता है। हम 1000वां बोल रहे थे ना, 2/8 भाग मिलता है, ठीक ना। जो कि देख रहे हैं जितना गर्मी पड़ता है, खाली 2/8 भाग मिलता है, समझ लीजिए। हम 2% बोल रहे थे, शायद 2% बोले होंगे। 2/8 भाग है, 2/8 भाग है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, जिसको मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है। मध्यरात्रि जो है, मध्यरात्रि सूर्य, इस मध्यरात्रि सूर्य का मतलब क्या हुआ, जब सूर्य ध्रुवीय वृत्त में, जब ध्रुवीय वृत्त मतलब ध्रुव वाला जो है वृत्त में देर तक चमकता है। ध्रुवीय वृत्त में कैसा चमकता है, देर तक चमकता है। और मध्यरात्रि को सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखलाई देता है। मध्यरात्रि जब है, रात्रि के 12 बजे को मध्यरात्रि बोलते हैं। तो मध्यरात्रि के सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखलाई देने लगता है। कहाँ पे, आर्कटिक जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखलाई देने लगता है मध्यरात्रि का सूर्य, ठीक ना। और जो है यह कहता है कि मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या हुआ, तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है, उसी को बोलते हैं मध्यरात्रि का सूर्य। आर्कटिक क्षेत्र में ये सब देखने को मिलता है ना। तो सौर मंडल के पिंडों के बारे में देखते हैं, सौर मंडल के पिंडों के बारे में, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU की प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ था। कैसा सम्मेलन, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ का सम्मेलन 2006 में हुआ था। इसके अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। मतलब सौर मंडल में जितना भी पिंड है, चाहे वो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो भी हैं, उन सबको किस में बांटा गया था, तो 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला परंपरागत श्रेणी नाम रखा गया, दूसरा बौना ग्रह नाम रखा गया, तीसरा लघु सौरमंडल पिंड रखा गया, ठीक ना। तो परंपरागत ग्रह का मतलब, परंपरागत का अर्थ क्या होता है, परंपरागत का अर्थ होता है जो हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं परंपरागत। ना परंपरा नहीं बोलते हैं, ये परंपरा चल रहा है हमारा। तो परंपरा का अर्थ होता है पीछे बहुत दिन से, पीछे से ही चलते आ रहा है, बहुत दिन से हम लोग का दादा परदादा के तरफ समय से ही। तो ऐसे हम याद करने के लिए समझा रहे हैं। परंपरागत ग्रह इसको बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो हम लोग का 8 ग्रह है, ये परंपरागत ग्रह में आता है। किस में आता है, परंपरागत ग्रह में आता है। और बौना ग्रह में कौन आता है, तो प्लूटो आता है, चिरौन आता है, सेरस आता है, 2003 UB 313 आता है। ये एक ही में है, 2003 UB 313, ठीक ना। और सेरस हो गया, और चिरान हो गया, और प्लूटो हो गया। पहले जो बौना ग्रह में जो प्लूटो था, ये पहले इसी में आता था, ठीक ना, जिसको हटा दिया गया 2006 में। कब हटाया गया, 2006 में हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो परंपरागत में तो हमने देख लिया 8 ग्रह है। अब बौना ग्रह भी देख लिए, प्लूटो, चिरौन, सेरस, 2003 UB 313, ये बौना ग्रह में आता है। 4 गो बौना ग्रह है, कौन कौन सा, प्लेटो, चिरौन, सेरस, 2003 UB 313, ठीक।
अब देखते हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। तीसरा में क्या कह रहा है, यह है लघु सौरमंडल का पिंड। लघु माने छोटा छोटा, सूरज का जो पिंड है सूरज में उसको बोलते हैं लघु। तो धूमकेतु हो गया, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड इसमें आते हैं। ग्रह उपग्रह जो हो गया, जैसे में चांद हो गया हम लोग का उपग्रह, बाकी सबका अपना अपना उपग्रह है, हम लोग देखेंगे आगे। और जितना भी धूमकेतु है ना, पुच्छल तारा, ये सब जो होता है, तो ये सब हमारा किस में आएगा, लघु सौरमंडलीय पिंड में आ जाएगा। तो छोटा में आ जाएगा लघु सौरमंडल में। बौना ग्रह में ग्रह है लेकिन वो बौना ग्रह है, ठीक ना, वो उपग्रह भी नहीं है, तो बौना ग्रह में आ जाएगा प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूबी 313। और परंपरागत ग्रह में तो देख ही लिया 8 ग्रह है हमारा, ठीक ना। अब आता है ग्रह के बारे में देखते हैं, ठीक ना। ग्रह ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। ग्रहों का क्या सब शर्त है, क्या ये सब रहेगा तो ग्रह उसको बोला जाएगा। देखिए, पहला है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, ठीक है, जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करेगा उसको ग्रह बोलेंगे, ठीक। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण भी होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए खींचने का, जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकेगा। इसी से क्या होता है, सारा भी ग्रह गोल क्यों होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अपने में वो खींचता है, इसलिए वो गोल हो जाता है, ठीक ना। उसके आसपास का क्षेत्र साफ़ होना चाहिए, मतलब अगल बगल में जो उल्का पिंड है ये सब नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ग्रह छोटा छोटा पत्थर ये सब जो नहीं होना चाहिए, जो है ना, पिंड उंड भी नहीं देखना चाहिए, तो साफ़ सुथरा होना चाहिए आसपास का। और अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो वहाँ पे, जैसा कि अभी हम बताएं। और ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई थी। यही जो था ग्रहों का परिभाषा किसने दिया था, तो INU जो है, INU सम्मेलन जो है, प्राग सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, अगस्त 2006 में हुआ था। इसी में तय किया गया था, प्राग सम्मेलन में, है ना, IOU की प्राग सम्मेलन में, ठीक ना। ध्यान में हम लोग देखे थे, हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, ठीक ना, प्राग में सम्मेलन 2006 हुआ था, है ना। और इसी में तीन तरह से बांटा गया था ब्रह्मांड को, है ना, 3 श्रेणियों में सौरमंडल को बांटा गया था, ठीक है। तो यही IAU जो है यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है ना। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम जो प्लूटो बोलते हैं, है ना, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था 2006 में जो सम्मेलन हो रहा था, ठीक, प्राग सम्मेलन INU का। तो इसमें क्या किया गया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया 2006 में, और फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों जिसमें से संख्या 9 थी उससे से 8 को कर दिया गया परंपरागत ग्रहों के। और यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ठीक ना, इसको बौने ग्रह में भेज दिया गया, बौना ग्रह बन गया 4 को। अब क्या हो गया, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ग्रह जो हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह। कैसा ग्रह, आंतरिक ग्रह। तो और देखिए, हम लोग जानते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह में हमारा 4 गो आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बीच में जो है जितना भी है क्षुद्र ग्रह बीच में देखने को मिलता है। पूछता है कि बीच में कौन कौन सा, किसके किसके बीच में क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे बोलते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल के पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, फंसाने के लिए पूछेगा, पार्थिव ग्रह इसमें से कौन है कौन नहीं है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है पार्थिव ग्रह बोलते हैं। पार्थिव का अर्थ होता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह तो सबको पता है, लेकिन अगर पार्थिव पूछ दे तो याद नहीं आएगा पार्थिव क्या होता है। तो पार्थिव ग्रह उसे बोलते हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को मंगल को मतलब 4 गो जो है इधर साइड में, उसको बोलते हैं शुरुआत का 4 गो, इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, नज़दीक होते हैं। वे सूर्य में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भी भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं, ठीक ना। ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, चट्टान से होते हैं, मिट्टी से, यही से बने होते हैं ना। और बाहर का जो देख रहे हैं वो सब गैसों का गोला है, उसमें तो मिट्टी चट्टान है नहीं। तो बाह्य ग्रह इसको बोलते हैं, बृहस्पतीय या फिर बाह्य ग्रह। देखिए जो लिख रहा है, जोवियन और आउटर प्लानेट। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब क्या है, ये गैस का बना हुआ गोला है, उसमें आप पैर रखिएगा तो गप से डूब जाएगा भीतर, उसमें ठोस ना है, ठीक ना। तो बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, बृहस्पतिय ग्रह भी बोल सकते हैं या फिर बाह्य ग्रह भी बोल सकते हैं। तो ये सूर्य से बहुत दूर है, इस तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, तरल मतलब लिक्विड से, तरल और लिक्विड से बने होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से हम लोग देखा जा सकता है। हाँ, इनमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो याद रहेगा कि किसको किसको देख सकते हैं, तभी ना बताएंगे। तो ये देखिए किसको किसको, मंगल को देख सकते हैं, बुध को देख सकते हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा, शनि को देख सकते हैं, बुध,
शुक्र, पृथ्वी तो है ही है अपना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बृहस्पति शनि। इधर का चारों हम लोग का तो है ही है, जिसको हम लोग अपनी आँख से देख सकते हैं, ठीक। लेकिन उस पार जाएंगे तो एगो बृहस्पति को एक शनि को ही देख सकते हैं। इन पांचों ग्रहों को हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, और पृथ्वी पर तो खुद है ही है, ठीक ना। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखिए, घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा फिर धीरे छोटा। तो आकार में देखा जाए तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, अरुण है, वरुण है, तब आता है पृथ्वी। आकार पे कितना पे नंबर पे आता है? आकार पे पृथ्वी आता है हमारा 5वें नंबर पे, आकार में 5वें नंबर पे आता है। और इसके जो बहिन बोला जाता है पृथ्वी की बहिन शुक्र को, तो उसके पीछे ही शुक्र आ जाएगा, और मंगल फिर छोटा है इससे, और बुध इससे भी छोटा है, ठीक ना। तो मंगल भी छोटा है किससे? शुक्र से। तो मंगल के बाद उससे छोटा बुध है, सबसे नज़दीक सूरज का, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण याद रखिएगा, याद पीछे पीछे बोलिए। घटते क्रम में कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 5वां नंबर पे हमारा आ गया पृथ्वी, पृथ्वी का बहिन है शुक्र, और शुक्र के बाद छोटा है मंगल और बुध। कौन है? मंगल और बुध। बुध तो सबसे छोटा है, ये बचेगा मंगल। तो अगर पहले का चारों याद रखा जाए तो अपने आप पीछे का सारा याद हो जाएगा। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, लाइन से बोलिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, घटते क्रम में हम बता रहे हैं, मैंने बड़ा से छोटा की तरह। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद जस्ट शनि आएगा, है ना, क्योंकि दोनों में रिंग है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। घनत्व मतलब जो है कितना कौन टाइट है, ठोस है, उसके हिसाब से, घनत्व के हिसाब से देखते हैं। तो किसमें जितना घनत्व है तो बढ़ते क्रम में देखना है। कहाँ देखना है? बढ़ते क्रम में, मतलब धीरे धीरे उसको घनत्व को बढ़ाना है आगे चलते चलते। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे कम वाला घनत्व, तो शनि जो होता है ना, शनि, इसमें बहुत ज़्यादा घनत्व कम होता है। क्या होता है? इसमें घनत्व सबसे कम होता है शनि में। हम लोग पढ़े भी होंगे कि शनि को अगर पानी में रख दिया जाएगा ना तो वो तैरने लगेगा, मतलब फुटबॉल जैसा। फुटबॉल में तो हवा भरा है, वैसे ही शनि में क्या है? हवा भरा है, हल्का होता है, पानी में भी तैर सकता है। तो सबसे कम घनत्व ठोस है ही नहीं है उसमें, तो शनि हो गया। शनि के बाद अरुण हो गया, अरुण हो गया। अरुण के बाद हमारा बृहस्पति, बृहस्पति भी गैस ही है, ये भी तरल गैस पदार्थ से बना हुआ है। तो शनि के बाद अरुण आता है, अरुण के बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद मंगल। अब देखिए यहाँ से जो है मंगल से हमारा शुरू हो गया ठोस बनने का। तो 4 गो ठोस हम लोग जानते ही हैं, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी। लेकिन सबसे ठोस, सबसे ज़्यादा पूछेगा सबसे ज़्यादा घनत्व में ठोस कौन है, तो पृथ्वी, हमारा पृथ्वी है। तभी हम लोग पृथ्वी पे इतना आराम से रह पाते हैं ना। देखते ही हैं मिट्टी खोदते खोदते हालत ख़राब हो जाता है। तो पृथ्वी का बहिन जहाँ भी आएगा बुध, अच्छा बुध यहाँ पे है, शुक्र को नहीं लिया गया है घनत्व में, बुध आ जाएगा पृथ्वी का। पृथ्वी के पहले कौन आएगा? बुध आ जाएगा, ठीक ना। पृथ्वी के पहले मतलब बुध है सबसे कम में, फिर उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, इसे ध्यान में रखिएगा। तो सबसे घनत्व का शनि जो है, घनत्व का शनि का सबसे अधिक, और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा और शनि का सबसे कम है घनत्व, ठीक ना। याद रखिएगा, पहला और लास्ट वाला ज़्यादातर पूछता है। अगर दूसरे नंबर पे भी पूछ सकता है तो बुध है पृथ्वी से पहले, और इधर से बोला जाए दूसरे नंबर पे बढ़ते क्रम में तो शनि के बाद कौन है? अरुण है ना। चलिए आगे देखते हैं। सूरज से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब देखिए तो सबको हम याद होगा, बचपन से देखते आ रहे होंगे, दूरी से, सूरज से दूर के क्रम कौन कौन सा है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हम लोग याद किए थे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, 4 गो इधर 4 गो उधर, बीच में क्या रहता है? दोनों के बीच में 4 गो इधर 4 गो इधर, बीच में है क्षुद्र ग्रह। तो देखिए वरुण, नेपच्यून आदि हो गया। आदि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। चलिए आगे देखते हैं। याद करने के लिए याद करना है, डायरेक्ट याद रखिए, ये सब कुछ ठीक नहीं याद आता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद रखिएगा, खाली बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। चलिए द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब देखते हैं कि द्रव्यमान किसका किसका मतलब द्रव्य ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि बुध बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान किसका ज़्यादा है इस हिसाब से देखते हैं। तो बुध जो है, बुध का द्रव्यमान बहुत कम है, बढ़ते क्रम में दिया है तो सबसे पहले कम को देखा तब ना धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो बुध जो है सबसे कम, इसका क्या है? द्रव्यमान है, छोटा सा है बेचारा, तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा नहीं सूरज के नज़दीक में। फिर मंगल आता है, मंगल भी छोटा सा ही है। उसके बाद शुक्र आएगा, शुक्र के द्रव्यमान के बराबर ही पृथ्वी का है, तो दोनों बहन ही है, तो ऐसे बोलते हैं। शुक्र और के बाद कौन आएगा? पृथ्वी आएगा। उसके बाद अरुण वरुण आ जाएगा, अरुण वरुण एक साथ आ जाएगा। फिर शनि और बृहस्पति, सबसे ज़्यादा किसका है?
बृहस्पति है। बृहस्पति बहुत बड़ा है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह में आता है बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान देखा जाए तो बुध का हो जाएगा, अधिकतम देखा जाए तो बृहस्पति का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। और आगे चलती है, परिक्रमण काल के अनुसार देखते हैं। परिक्रमण काल में मैंने सबसे बढ़ते क्रम में परिक्रमा करने में, गोल गोल घूमने में सूरज का सबसे जल्दी कौन घूमता है, सबसे लेट से कौन घूमता है, इस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बुध, ये बहुत जल्दी परिक्रमा कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये सूरज का ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी, दोनों जुड़वा बहिन है, साथ ही रहता है बुध शुक्र पृथ्वी। लेकिन घनत्व में नहीं, घनत्व में दोनों बहिन अलग हो जाता है, बीच में बुध आ जाता है, ठीक है। तो बुध पृथ्वी शुक्र मंगल आएगा, फिर मंगल के बाद बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। वरुण सबसे दूर है, इसीलिए सबसे देर से क्या करता है, परिक्रमा करता है सूरज का। लेकिन बुध जो है सबसे ज़्यादा जल्दी परिक्रमा कर लेता है। क्यों? क्योंकि सूरज का नज़दीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बुध के बाद शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल लगातार जैसे दिया हुआ है वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, सेम टू सेम। परिक्रमा काल भी उसी के हिसाब से सजाया गया है ना, जैसे हम लोग का दूरी के हिसाब से सजाया गया था। आगे देखिएगा, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब भ्रमण काल अपना मतलब खुद पे घूमना, खुद के अक्ष पे घूमने को बोलते हैं परिभ्रमण काल, ठीक ना। परिभ्रमण खुद के अपने अक्ष पे घूमने को बोलते हैं। तो बढ़ते क्रम में देखते हैं, तो सबसे कम समय में कौन घूम लेता है, बृहस्पति घूम लेता है सबसे कम समय में। फिर शनि आता है, जो सबसे जो बड़ा रहेगा 60 से घूम जाएगा। शनि जो है ये भी 60 से घूम जाता है, अरुण वरुण हो गया। पृथ्वी अपना मीडियम में घूमता है, 24 घंटा लगाता है। मंगल बुध और शुक्र जो है और भी ज़्यादा कम समय में घूम जाता है, शुक्र, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसका समय सब आगे दिया हुआ है, किसका कितना टाइम लगता है, आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं बढ़ते क्रम में। सबसे किसका झुकाव सबसे ग्रहों का क्रम जो है अपने अक्ष पर झुकाव सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे कम शुक्र का झुकाव है, बृहस्पति का उससे भी मतलब शुक्र का सबसे कम, फिर उसके बाद बृहस्पति का, बुध का, पृथ्वी का 23.5 डिग्री है, मंगल का भी है 23.5 डिग्री, थोड़ा सा ज़्यादा है। शनि अरुण और वरुण का वरुण और अरुण, वरुण जो है ना, वरुण सॉरी अरुण जो है, अरुण इतना ज़्यादा झुका हुआ है, इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि लगता है कि लेटा हुआ है। कैसा है? लेटा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, अरुण को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। तो सबसे कम है जो शुक्र है, एकदम खड़ा है, मतलब सबसे कम झुका हुआ है, लगता है खड़ा है एकदम शुक्र। बृहस्पति थोड़ा सा झुका हुआ है, बुध थोड़ा सा झुका हुआ है, पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, मंगल भी झुका हुआ है, शनि वरुण और अरुण सबसे कम झुका, सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, तो लगता है कि लेटा है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, इधर से हमारा शुक्र हो गया, इधर से हमारा अरुण हो गया। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह जितना भी हैं वो घूर्णन की एवं परिक्रमण की दिशा एक ही में करते हैं, जो दिशा है वही करते हैं। लेकिन ये जो है अपवाद में है। क्यों? शुक्र और अरुण के जो घूर्णन की दिशा है वो पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज होती है। जैसे घड़ी चलता है उसी हिसाब से पूरब से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज जो है ये घूमती है। पूरब से पश्चिम जब ये घूमेगा तो इस यहाँ पे सूर्य कहाँ से किधर से निकलेगा, जब ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहा है तो सूरज यहाँ पे मतलब कि पूरब किधर से निकलेगा, सूरज किधर से निकलेगा, तो पश्चिम दिशा में निकलेगा। शायद जाहिर सी बात है, जब ये पूरब से पश्चिम घूम रहा है तो इधर से पूरब से पश्चिम घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो सूरज यहाँ पे है तो ये ऐसे जाएगा तो सूरज इधर से निकलते हुए नज़र आएगा। तो सूर्य कहाँ किधर से निकलेगा, तो यहाँ से पश्चिम से निकलेगा। हम लोग की तरफ से कहाँ निकलता है, पूरब से निकलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमता है। हम लोग क्या जितना भी है 8 ग्रह में 6 ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब भी घूमता है। लेकिन ये दो ग्रह है शुक्र और अरुण, ये दोनों अपवाद है, ये दोनों जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसीलिए यहाँ पे सूर्य कहाँ से निकलेगा, तो पश्चिम दिशा से निकलेगा। जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व, जैसे कि हमने बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक ना। अब आगे देखेंगे हम लोग, बुध से शुरुआत करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, ठीक ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, बनते रहिए, मिले रहिए मेरे साथ।